दीपा ने सबके लिए हलवा बनाया और पूरी कढ़ाई उठाकर ड्राइंग रूम में ले आई। उसके सास ससुर को थोड़ा अजीब तो लगा, पर उस समय उन्होंने सोचा कि शायद नई नई बहू है तो घबराहट में उसने ऐसा किया होगा। अरे दीपा भाभी, आप तो हलवे की पूरी कढ़ाई उठाकर ले आए। कोई बात नहीं मेघा, चलो तुम भी हलवा परोसने में भाभी की मदद करो। कोई नहीं जानता था कि रसोई के बर्तन इधर उधर रखना और सारा खाना रसोई से लेकर घर में भी फैला देना, ये दीपा और उसके पूरे परिवार की आदत थी। ये तो जब दीपा ससुराल में रहने लगी तब सबको उसकी इस आदत का पता चला। दीपा, तुम रसोई के सारे बर्तन खाना बनाने के बाद बाहर क्यों ले आती हो? आज तुमने दाल चावल बनाए तो पूरा कुकर और कढ़ाई बाहर आंगन में रख दी, ऐसे थोड़ी होता है। तो इसमें क्या बुराई है? बार बार रसोई में जाने से अच्छा है एक ही बार में सारे बर्तन बाहर रख दो। हम तो अपने घर में ऐसे ही करते हैं। अब मैं ये थोड़ी है बार बार मैं रसोई में उठकर जाऊंगी कुछ चाहिए हो तो। सबके बार बार टोकने पर भी दीपा ने अपनी आदत को नहीं सुधारा। एक दिन दीपा के सास ससुर कहीं बाहर गए हुए थे। वहीं दीपा खाना बनाकर हॉल में बैठी हुई थी। तभी कुछ मेहमान आ जाते हैं। नमस्ते बेटा, आशा बहन जी घर पर नहीं है क्या? माँ बाबूजी किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। ऐसा है बेटा, हमारे बेटे जो है राहुल की शादी है। ये शादी का कार्ड है और मिठाई का डिब्बा। माँ पापा से कह देना कि सबने शादी में जरूर आना है। तभी आनंद भी कमरे से बाहर आ जाता है। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी, आइए बैठिए ना। दीपा, अंकल आंटी के लिए कुछ चाय नाश्ता? नहीं नहीं बेटा, मुझे लगता है आप खाने के लिए बैठे हो, फिर कभी आएंगे। अच्छा, शादी में सबने पहुंचना है, मम्मी पापा को बोल देना। कार्ड देने आए पति पत्नी अजीब सा मुंह बनाकर वहां से चले गए। दीपा की सास अगले दिन पड़ोस वाली के साथ बातें कर रही थी। क्या बात है आशा बहन, सुना है तुमने तो पूरे घर को रसोई बना दिया है। कल मिस्टर शर्मा और उनकी पत्नी तुम्हारे घर कार्ड देने आए थे ना? हाँ आए तो थे, क्या हुआ? वही बता रहे थे कि तुम्हारे घर जब कार्ड देने गए तो उनसे खड़ा भी नहीं हुआ गया। तुम्हारी बहू ने पूरे ड्राइंग रूम को रसोई बनाकर रखा हुआ था। जिधर देखो उधर खाने के बर्तन फैले हुए थे। मुझे तो मिसेस शर्मा ही बता रही थी, बोली उन्हें तो बहुत प्यास भी लगी थी, पर वहाँ तुम्हारे घर उन्होंने पानी भी नहीं पिया क्योंकि तुम्हारे घर में उनका रुकने का मन ही नहीं था। ऐसे कौन खाना खाता है आशा बहन? मैं बहू से इस बारे में बात करूंगी। अच्छा मैं चलती हूँ। दीपा की सास गुस्से से भरी हुई थी। वो जैसे ही अपनी बहू दीपा को खरी खोटी सुनाने के लिए जाने लगती है, तभी एक टैक्सी उनके दरवाजे पर रुकती है। टैक्सी में दीपा के मम्मी पापा और भाई बहन बैठे हुए थे। दीपा का मायका दूसरे शहर में था, इसलिए शादी के बाद उसके मायके वाले उसे मिलने और कुछ दिन उसके पास रहने आए थे। इस वजह से दीपा की सास उसे कुछ कह नहीं पाई। माँ पापा, ज्योति अमन, आप सबने तो मुझे सरप्राइज दे दिया। हाँ, सोचा शादी के बाद कुछ दिन तुम्हारे पास रह लेते हैं, तुम्हारे शहर में घूम लेंगे। अभी कुछ दिन काम तो था नहीं, इसलिए घर पर खाली ही बैठे थे, तभी तुमसे मिलने आ गए। बहुत अच्छा किया। दीदी, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ बढ़िया खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। दीपा दीदी, मैं तो आपके हाथों के गरम गरम छोले भटूरे खाने के लिए तरस गई। मम्मी तो बनाती ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं अभी थोड़ी देर में सब कुछ बढ़िया तैयार कर दूंगी, तब तक आप लोग फ्रेश हो जाओ। आशा देवी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ देर बाद उसके घर का नजारा क्या होने वाला है। अरे दीपा, मुझे प्याज टमाटर यहीं दे दे, मैं काट देती हूँ। हाँ माँ, मैं लाती हूँ। दीदी, मैं सलाद का सामान लेकर आती हूँ, आप मुझे बता दो कहाँ रखा है। वही फ्रिज में सब कुछ है, निकाल कर यहीं बाहर ले आओ। तीनों मिलकर बैठकर काम भी कर लेंगे और गप्पे भी मार लेंगे। ड्राइंग रूम की हालत देखने वाली थी। एक तरफ मेज पर आलू प्याज के छिलके बिखरे हुए थे और बाकी सब सब्जियां फैलाकर बैठी हुई थी। पूरे ड्राइंग रूम का नजारा देखने वाला था। भाभी, ये सब क्या है? पूरे ड्राइंग रूम को तो आपने रसोई बना दिया, सब कुछ गंदा हो गया है। अभी तो काम वाली सफाई करके गई थी और देखो ना, जगह जगह से पंखे से आटा उड़कर इधर उधर फैल रहा है। कोई नहीं, मैं अभी साफ कर दूंगी, बस हो ही गया। ज्योति गुस्से में अपनी मम्मी के कमरे में जाती है और सारी बात कह देती है। माँ, घर का क्या हाल हो गया? आपको भी पता है ये घर कम रसोई ज्यादा लगता है। जहाँ देखो वहाँ सब्जियां, बर्तन, आटा, दाल, चावल इधर उधर बिखरा ही रहता है। भैया भी भाभी को कुछ नहीं कहते। जब से वो इस घर में आई, घर में बिल्कुल साफ सफाई नहीं रहती। ऊपर से उनके मायके वाले और यहाँ आकर बस गए। मैं भी इसी बात से तंग हूँ। ये तेरे पापा बैठे हुए हैं ना, ये कुछ नहीं बोलते, बस मुंह सिलकर बैठे रहते हैं। अरे तुम तो मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो आशा। मैं क्या बहू के घर वालों को ये जाकर कह दूं कि वो यहाँ से चले जाएं? हैं? तुम भी कैसी बातें करती हो। थोड़े दिन की बात है, संभाल लो। जब वो चले जाएंगे तब हम बहू से बात करेंगे। एक दिन दीपा रसोई में खिचड़ी बना रही थी।
उसने खिचड़ी बनाई और गरम गरम कुकर लाकर ड्राइंग रूम में रख दिया और अंदर बर्तन लेने के लिए चली गई। तभी दीपा की सास अलमारी से कुछ सामान निकालने आई। उस समय ड्राइंग रूम में कोई नहीं था, बस दीपा की सास आशा ही थी। अचानक कुकर फट गया। आशा को अस्पताल लेकर जाते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने आशा जी के हाथ पर दवाई लगा दी है, कुछ दिनों में आराम आ जाएगा। ये सब दीपा भाभी और इनके मायके वालों के कारण हुआ है। अगर इनमें जरा सी भी समझ होती तो ये इस तरह से लापरवाही ना करती। आज अगर माँ को कुछ हो जाता ना तो बस मैं तो इनसे बिल्कुल रिश्ता तोड़ देती। सबका मूड खराब था क्योंकि जो भी हुआ था बहुत गलत हुआ था। दीपा और उसके मायके वाले भी थोड़े घबराए हुए थे। उन्हें डर था कि कहीं वो दीपा के साथ कुछ गलत ना करे। दीपा के मम्मी पापा और दीपा बहुत शर्मिंदा थे। समधन जी, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, पर आप हम सबकी गलतियों की सजा हमारी दीपा को मत देना। हम वादा करते हैं हम कभी भी यहाँ नहीं आएंगे। हम दीपा से दूर रहेंगे, पर आप दीपा को हमारे साथ मत भेजना। दीपा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दीपा फूट फूट कर रोने लगती है। दीपा बहू, मैंने तुम्हें कब कहा कि यहाँ से जाओ? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गलती तो हर किसी से होती है, और फिर देखो तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर आगे से ध्यान रखना, जो चीज जहाँ के लिए बनी होती है हमें उसका इस्तेमाल वहीं करना चाहिए। चलो अब चुप हो जाओ, और आप सब भी इस तरह की बातें मत कीजिए। ये आपका ही घर है और जब भी चाहे आप यहाँ आ सकते हैं। और अभी आप सभी यहाँ से नहीं जाएंगे। अगले हफ्ते दीपा का जन्मदिन है, उसके बाद ही हम आपको जाने देंगे। माँ जी, आपको कैसे पता मेरा जन्मदिन है? आनंद ने बताया था। वो चाहता था कि तुम्हारे पहले जन्मदिन पर सरप्राइज रखे। आई एम सॉरी भाभी, मैंने भी बहुत ज्यादा बोल दिया। अब दीपा ने रसोई का खाना घर में फैलाने की आदत छोड़ दी। अब वो जो कुछ भी बनाती रसोई से ही थाली में परोस कर लाती, जिससे उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया। ओए मनजीते, दिलजीते किधर हो? हाँ जी मम्मी जी, मैं इत्थे हाँ। मनजीत किथे गया? मैनू नहीं पता मम्मी जी। चल कोई ना, तू आजा। देख मैंने साग बनाया है। मक्के दी रोटी नाल? हाँ हाँ, मक्के दी रोटी नाल। जा हाथ मुंह धो के आजा जल्दी से। हुणे आए जी। और बल्ले बल्ले, मक्के दी रोटी ते सरसों दा साग, अज ता मजा आ जाना है। ये कहानी है जसविंदर और उसके दो बेटों दिलजीत और मंजीत की। मंजीत बड़ा बेटा था जबकि दिलजीत छोटा। जसविंदर के पति हरजीत सिंह की बहुत पहले ही मौत हो गई थी। फिर बड़ी मेहनत करके जसविंदर ने मंजीत और दिलजीत को पाला पोसा। जसविंदर चाहती थी कि उसके दोनों बच्चे अफसर बने, बड़ा नाम करे, पर गरीबी जसविंदर की दुश्मन थी। अपने दोनों बेटों का पेट पालने के लिए जसविंदर एक छोटा सा ढाबा चलाती थी, जहां वो लोगों को सब्जी रोटी और दाल चावल बनाकर खिलाती थी। फिर एक दिन, मम्मी जी ऐदा कब तक चलूगा? हैं? मतलब है कि असी कब तक गरीब रवांगे? क्यों? तेरे दिमाग विच कोई तरीका है क्या? हाँ है मम्मी जी, क्यों ना हम शहर चले, वहाँ बढ़िया ढाबा खोलेंगे। हाँ जी, क्यों नहीं। और उधर तेरा प्यो बैठा है ना जमीन और पैसे लेके, कि बस हम पहुँचे और वो अपना 5 स्टार ढाबा खुलवा दे। अरे प्यो वहाँ नहीं बैठा है, पर पापे दी जमीन तो इधर, उसे बेचकर तो खुल सकता है ना अपना ढाबा। देख मंजीते, वो तेरे पापा दी आखिरी निशानी है, और वैसे भी कदी आड़े वक्त लाई उसे रहन दे। हाँ बाजी, मम्मी जी की बात सही सी। और तू चुप करो ए, इससे आड़ा वक्त और क्या आएगा। इतना कहकर मंजीत वहां से गुस्से में चला गया। जसविंदर ने उसे लाख समझाने की कोशिश की, पर मंजीत ने जिद पकड़ ली थी। वो चाहता था कि जसविंदर अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर उसे उसका हिस्सा दे दे और वो उन पैसों से शहर में एक बढ़िया कैफे खोले। जब जसविंदर मंजीत को समझा न सकी तो उसने बुझे मन से कहा, ठीक है पुत्र, जैसी तेरी मर्जी, पर तू शहर जाकर करेगा क्या? मम्मी जी, मैंने ना उधर जाके कैफे खोलना है। मैं उधर पिज्जा बर्गर पेस्ट्री बेचूंगा। देखना माँ जी, मैं इतने पैसे कमावांगा ते फिर आपको और दिलजीत नू कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बाजी, फिर तो अपना मुझे ना नवी मोटरसाइकिल दिला देना। आहा, क्यों नहीं काके। जसविंदर को मंजीत की खुशी के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन बेचनी पड़ी। जमीन बेचकर जितने पैसे मिले उसके आधे पैसे उसने मंजीत को दे दिए और फिर, मम्मी जी चलता हूँ, फिर ख्याल रखिए अपना। ठीक है पुत्र, बस कदी कदी गांव भी आते रहना। मंजीत पैसे लेकर शहर चला गया।
वक्त गुजरा और दोनों भाइयों की शादी भी हो गई। मंजीत ने शहर में एक मॉडर्न लड़की सिमरन से शादी कर ली, तो उधर जसविंदर ने अपनी सहेली की बेटी सुखप्रीत से दिलजीत की करा दी। सुखप्रीत को खाना बनाने का बहुत शौक था। उधर मंजीत की पत्नी सिमरन को भी खाना बनाने का शौक था, मगर फिर भी दोनों में काफी अंतर था। मम्मी जी आ जाओ छेती, मैंने आलू दे परोठे बनाए हैं। अरे वाह की बात है। ओ ला सुखी, मैनू भी दे दे छत्ती। दोनों ने बड़े चाव से परोठे खाए। फिर उंगली चाटते जसविंदर ने कहा, कमाल के परोठे बनाए तूने पुत्र, बस माड़ी जी मिर्च तेज हो गई, वरना परोठों का तो कोई जवाब ही नहीं। ठीक है मम्मी जी, मैं आगे से ना ध्यान रखूंगी। मम्मी जी वैसे मुझे ना आपसे साग बनाना सीखना है, आपके हाथ के साग का ना कोई जवाब नहीं। वाहिगुरु जी दी सौ। ठीक है पुत्र, चल शाम को हम दोनों मिलकर साग बनाएंगे। ओए साग बनाना पर मक्के दी रोटी नाल। हाँ जी, तुसी फिक्र ना करो। एक तरफ मंजीत अपनी मॉडर्न बीवी के रंग में रंग चुका था और वहीं अपना मॉडर्न कैफे चला रहा था, तो इधर गांव में जसविंदर अपने बेटे और बहू के साथ बहुत खुश थी, पर किस्मत का फेर अभी बाकी था। एक दिन जसविंदर अचानक बेहोश हो गई और उसका मुंह टेढ़ा हो गया। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर दिलजीत फौरन जसविंदर को लेकर शहर भागा। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि जसविंदर को लकवा मार गया है और अब उसका लंबा इलाज चलेगा। एक हफ्ते तक दिलजीत और सुखप्रीत एक धर्मशाला में रहे, लेकिन जब पैसे खत्म होने लगे तो दिलजीत ने अपने बड़े भाई से मदद मांगी। ओ देख यार दिलजीते, मेरे पास खुद पैसे नहीं है। कैफे से जितना पैसा कमांदा वा उन्ना तो दुकान की किश्त में चला जाता है। और काके, मैं तुझे अपने पास भी नहीं बुला सकता। मेरे पास तो इत्थे बस 2 ही कमरे ने। ठीक है पाजी, कोई गल नहीं, मैं संभाल लांगा। मंजीत ने दिलजीत से झूठ कहा था। सिमरन और वो पिज्जा और बर्गर बनाकर और बेचकर खूब पैसे कमा रहे थे, और ये बात दिलजीत भी जानता था, पर वो अपने भाई से बहस नहीं करना चाहता था। फिर उसी शाम, सुनो जी, इंदा तो हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, फिर हम मम्मी जी का इलाज कैसे कराएंगे? हमें इत्थे ही कुछ तो करना पड़ेगा जी। तू सही बोल रही है सुखी, पर असी करांगे की? करना की है जी, कोई दुकान किराए पर देखो और असी खाना बना के बेचेंगे। ओए कमलिए, सानू तो शहर दा कुछ आंदा भी नहीं, की पकावांगे और की खिलावांगे। एक बात बोलू जी, ये शहर में ना पिज्जा बर्गर हर जगह मिलते हैं, पर सरसों दा साग आलू दे परोठे बहुत कम मिलते हैं। मेरा दिल कहता है कि अपना देसी स्वाद ना यहाँ दे लोकां नू खूब पसंद आएगा। बात तो तू ठीक बोली, मैं कर दावा कुछ। किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि दिलजीत को ठीक अपने बड़े भाई मंजीत के सामने वाली दुकान ही किराए पर मिल गई। हालांकि इस बारे में दिलजीत को कुछ पता नहीं था। अगली सुबह सुखप्रीत ने अपने मिट्टी के चूल्हे पर साग बनाना शुरू किया और तभी ओए तुम दोनों को हम पैसे नहीं दे पाए तो तुम दोनों हमसे दुश्मनी निकालने यही दुकान के आगे बैठ गए। सत श्री अकाल पाजी, मैनू नहीं पता सी कि आपकी दुकान सामने है। सत श्री अकाल के बच्चे, और एक ही बना रहा है साग? अरे पगले, है तेरा गांव नहीं है जो तेरी घरवाड़ी के देहाती पकवान यहाँ चलेंगे, और वो भी हमारे शानदार कैफे के सामने। तो अड्डा भाई पगला गया है जी, और इसकी घराड़ी भी। भाभी बदतमीजी ना करो, आप चले जाओ आप। दिलजीत और सुखप्रीत को सिमरन और मंजीत की बातों का बहुत बुरा लगा, पर उन दोनों ने भी ठान लिया था कि वो दोनों गांव के पकवानों के दम पर पैसे कमा कर दिखाएंगे। अगले ही दिन दिलजीत ने एक बड़ा सा बैनर बनवाया अपनी दुकान के लिए, जिस पर लिखा था चूल्हे दी रोटी। दोनों पति पत्नी चूल्हे पर रोटी बनाते और सरसों के साग और ढेर सारे मक्खन के साथ उसे बेचते। धीरे धीरे शहर के लोगों को उनके ढाबे के बारे में पता चलने लगा। सभी लोग साग और मक्के की रोटी का स्वाद लेने उनके ढाबे पर आने लगे। 2-3 महीने में हालत ये हो गई कि दिलजीत को ढाबे के लिए कई रसोइये और वेटर रखने पड़े। वो दिन रात पैसे कमाने लगा। उधर जसविंदर की हालत में भी सुधार आ रहा था। कुछ ही महीनों में वो पूरी तरह से ठीक हो गई। और फिर ओए ऐकी कितना? कुछ नहीं मम्मी जी, शहर वालों को गांव के पकवानों का दम दिखा देता बस। इतना कहते हुए दिलजीत ने मंजीत के कैफे की तरफ इशारा किया, जो बिल्कुल सूना पड़ा था, और मंजीत और सिमरन अपना माथा पकड़े बैठे थे।